दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों ये है मेरी राखी और ये मैंने अपने आप को खुद बांधी है क्योंकि मेरी कोई बहन है नहीं और गांव मेरे इस बार जाना नहीं हुआ। अदरवाइज वहाँ हम किसी ना किसी से राखी बंधवा लेते हैं। एंड आई होप आप लोगों ने भी अपनी बहन को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप लोग ऐसे माहौल में, आज के माहौल में जहाँ पे निफ्टी ने लगभग एक सवा साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है, निफ्टी लगभग साइडवेज मूवमेंट पे है और ट्रंप ने इंडिया पे लगभग 50% प्लस टैरिफ इम्पोज कर दिया है, तो इससे इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर को भारी नुकसान होने वाला है। और सेम टाइम पे यूएस काफ़ी स्लो डाउन में है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ के जो फेड चेयरमैन है पॉवेल साहब, वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर पा रहे हैं। सेम टाइम पे इंडिया में भी रेपो रेट इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, 5+% पे है। हमारे आरबीआई चीफ ने 2 बार इंटरेस्ट रेट कट किया, बट इस बार उन्होंने भी मना कर दिया क्योंकि उनको भी लगा, उनको भी इन्फ्लेशन का डर है इस वजह से। और रुपी डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रहा है, तो इस वजह से भी वो इंटरेस्ट रेट नहीं काट पाए। तो दोस्तों जब दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो ऐसे माहौल में आप कैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों ये जो मार्केट है बहुत थकाने वाला मार्केट है और इसी मार्केट में पता चलेगा कि अच्छा इन्वेस्टर कौन है और एक खराब इन्वेस्टर कौन है। क्योंकि जो खराब इन्वेस्टर होंगे वो इस मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। उनको लगेगा यार एक सवा साल से कोई रिटर्न नहीं बना, तो वो क्या है, अपने पोर्टफोलियो, अपने शेयर्स बेच देंगे। और कुछ जो इन्वेस्टर होंगे वो क्या करेंगे, 5% प्रॉफिट या 5% लॉस में बेच के उन पैसों की एफडी या आरडी कर देंगे। तो और जो अच्छे इन्वेस्टर है दोस्तों, वो क्या इस मार्केट में करेंगे, बीइंग ए गुड इन्वेस्टर व्हाट आर द स्टेप्स विच यू कैन टेक। आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ऐसे ऐसे मार्केट माहौल में आपको अच्छे सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, जिन सेक्टर्स की ग्रोथ अगले 8-10 साल तक कंटिन्यू रहेगी। उन सेक्टर्स में आपको अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करनी है और उन कंपनीज को सही वैल्यूएशन पे खरीद के बैठे रहना है। और क्योंकि अभी मार्केट का माहौल खराब है, ओवरऑल मार्केट नीचे की तरफ है, तो आपको ऐसे माहौल में जो अच्छी कंपनीज है वो थोड़ा ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल जाती है। ऑल्दो दोस्तों इंडियन मार्केट अभी कोई बहुत अंडर वैल्यूड नहीं है, कोई बहुत ज्यादा गिरी नहीं है। निफ्टी ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड है, मतलब इंडियन मार्केट अभी फेयरली वैल्यूड है। निफ्टी का अगर आप पी रेशियो देखोगे वो अप्रोक्सीमेट 21.5 या 22 के आसपास है। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट अभी फेयरली वैल्यूड है, मार्केट कोई बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है। तो ऐसे मार्केट में आप अगर अच्छी कंपनी आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल जाए, तो आप उसको पकड़ के अगले 5-10 साल तक बैठे रहो। तो मैं तो दोस्तों यही करता हूँ, मैं ऐसे। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों ऐसा माहौल, ये हर 2-3 साल में ऐसा होता है। थोड़े टाइम पहले रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, उस समय लग रहा था पूरी सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन बिगड़ गई थी। उससे पहले कोविड आया था, उसमें तो हर दिन ऐसा लगता था कि कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। उससे पहले 2018 में कुछ और आया था, 2016 में कुछ और आया था। तो हर 2-3 साल में ऐसा होता है और ये चीजें स्टेबलाइज हो जाती है, मार्केट इससे रिकवर कर जाती है। 1 साल बाद कोई याद भी नहीं रखता इन सब चीजों को। तो आपको ऐसे मार्केट में बने रहना है। यू हैव टू बाय राइट एंड सिट टाइट वाला कंसेप्ट आपको यूज करना है। और चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि आप कौन से सेक्टर्स में ऐसे माहौल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे माहौल में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर जो आप देख सकते हो वो है हेल्थ केयर सेक्टर। और हेल्थ केयर सेक्टर में भी स्पेशली हॉस्पिटल सेगमेंट आप देख सकते हो। दोस्तों इन्वेस्ट करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, बट आप ये सेक्टर देख सकते हो। मैं भी इस सेक्टर को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ और मैंने काफी पैसा इस सेक्टर में लगा रखा है। दोस्तों मैंने हेल्थ केयर सेक्टर क्यों चूज किया और मैं इस पे क्यों बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि देखो इसमें जो सेक्टोरल ग्रोथ है वो लगभग 10+% की है। और मैं ऐसे ही सेक्टर चूज करता हूँ जिसमें लगभग नेक्स्ट 8-10 सालों तक 10+% ग्रोथ रहे। क्योंकि अगर सेक्टर ओवरऑल ग्रो नहीं करेगा दोस्तों, तो आपकी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसमें एक्सेप्शनल ग्रोथ लाना। तो हॉस्पिटल सेक्टर पे मैं इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हेल्थ केयर सर्विसेज की बहुत ज़्यादा नीड है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल फुलफिल नहीं कर पाते हैं सभी इंडिविजुअल्स की नीड को, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत ज़्यादा रोल है इंडिया में। और यहाँ पे 4-5 हॉस्पिटल हैं जिनको आप देख सकते हो अपने इन्वेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले जो आपका अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल है, मतलब मेदांता वाली जो चेन है, और आपका नारायण हृदयालय। ये 4 मेन हॉस्पिटल चेन है जो शेयर मार्केट में लिस्ट है। और भी 2-3 चेन है, बट उनको उतना ज़्यादा मैं एनालिसिस करता नहीं हूँ। मैं मेनली इन 4 हॉस्पिटल्स को देखता हूँ। तो दोस्तों इनमें आपको कौन सा हॉस्पिटल इन्वेस्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आप मेरी सुनेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि चारों हॉस्पिटल्स चेन बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर आप एक एक पैरामीटर पे जाओगे तो किसी में आपको मैक्स अच्छा लगेगा, किसी में आपको मेदांता अच्छा लगेगा, किसी में आपको नारायणा अच्छा लगेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लगभग सेम ग्रोथ है सबकी। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो कर रहा है वो मैक्स कर रहा है। लास्ट ईयर उसका 20+% रेवेन्यू ग्रोथ हुई थी। एनुअली की मैं बात कर रहा हूँ। और मेदांता की लगभग 12-12.5% थी। नारायणा की लगभग ऑल्सो इट वाज सिमिलर, 12% के आसपास थी। और अपोलो की लगभग थोड़ी ज़्यादा थी। तो दोस्तों ये हॉस्पिटल सेक्टर ऑलमोस्ट 10 से 20% के बीच में ग्रो कर सकता है, उससे ज़्यादा ये कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर ही 10-12% से ग्रो कर रहा है। फिर ये क्या, कैपेसिटी एक्सपेंड करते हैं अपनी हर साल, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बढ़ाते हैं।
नए बेड्स ऐड करते हैं, फिर उन बेड से रेवेन्यू आना शुरू होता है। तो काफ़ी कैपिटल मतलब कैपेक्स इंटेंसिव मॉडल होता है, बिज़नेस मॉडल होता है। तो हमें ये देखना है, लगभग सारे हॉस्पिटल सेम है, वैल्यूएशन सबकी सेम है, नारायण हृदयालय की थोड़ी-सी कम है वैल्यूएशन एज़ कम्पेयर टू आपका मेदांता और अपोलो और आपका मैक्स। बिकॉज़ सॉरी नारायण हृदयालय का जो कैपिटल एक्सपेंशन है, वो भी थोड़ा स्लो है एज़ कम्पेयर टू बाकी सबके। तो मेबी इस वजह से मार्केट उसको थोड़ा-सा कम वैल्यू कर रहा है। सेम टाइम पे दोस्तों मेदांता काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, अपोलो भी काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। दोनों हॉस्पिटल्स का प्लान है अगले 5 सालों में डिफरेंट न्यू हॉस्पिटल बैठाना, नए बेड ऐड करना। मेदांता का लगभग 3000 प्लस बेड ऐड करने का प्लान है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। अपोलो का भी सिमिलर काइंड ऑफ प्लान है और मैक्स का भी लगभग काफ़ी एग्रेसिव प्लान है। तो दोस्तों हॉस्पिटल को हमें कैसे बाय करना है कि मतलब कौन-सा हॉस्पिटल हमारे लिए बेस्ट है, कौन-सा शेयर? तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप कोई भी खरीद सकते हो, ठीक है? कौन इस रेस में जीतेगा, कौन फास्टेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ की रेस को जो है जीतेगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सबसे ज़्यादा फास्ट एक्सपेंड कर रहा है। क्योंकि आप एक्जिस्टिंग कैपेसिटी को एक वक़्त के बाद ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते आप, मतलब ग्रोथ नहीं ला सकते। क्योंकि अगर मान लो जैसे मेदांता हॉस्पिटल है, उसका जो मेन मेन हॉस्पिटल है वो गुड़गाँव में है। वो 1400 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है। तो वो लगभग 20 सालों से 15 सालों से फुली फुली यूटिलाइज्ड है। तो आप उसमें जो इन्फ्लेशन है उतनी ही ग्रोथ ला सकते हो। आपको जो एडिशनल ग्रोथ लानी है वो आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन से लानी है, जो आप नए बेड ऐड करोगे नई दूसरी-दूसरी सिटीज़ में। सेम ऐसे ही मैक्स का है दोस्तों। मैक्स के जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे फुली फुली यूटिलाइज्ड हैं। तो वहाँ से आप ग्रोथ नहीं ला सकते, वहाँ से आपकी 2, 4, 5%, 6% ही ग्रो कर पाओगे। आपकी जो ग्रोथ आएगी वो कैपेसिटी एक्सपेंशन से आएगी। तो ये सारा सब हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप और कितना एफिशिएंट बनाओगे। आप एक्जिस्टिंग हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा एक लिमिट के बाद एफिशिएंट नहीं बना सकते। ठीक है? वहाँ पे सिर्फ़ आप इन्फ्लेशन जितनी या जितनी सेक्टोरल ग्रोथ है आप उतनी ही अ, हेल्थ केयर में इन्फ्लेशन ही लगभग 10-12% का है, तो आप इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको जो एडिशनल 7-8% की ग्रोथ लानी है, अगर आपको 18-20% से ग्रो करना है, वो आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन से लाना है। सभी हॉस्पिटल्स का फोकस अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन में है। दोस्तों अगर सबसे बेस्ट देखोगे आप सारी रेशियो, जैसे एवरेज रेवेन्यू पर बेड, ऑक्यूपेंसी रेट, आपका ये सब चीज़ों के बिहाफ़ पे अगर आप हॉस्पिटल को एनालाइज़ करोगे तो आपको सबसे बेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा मैक्स। और बाकी 3 जो है अपोलो और मेदांता और नारायणा, ये लगभग सिमिलर से है। तो दोस्तों मेरे पास कौन-सा है और मैंने उसको क्यों चूज़ किया? तो मेरे पास सबसे पहले तो ग्लोबल हेल्थ में मैंने कुछ पैसा लगा रखा है, दूसरा नारायणा हृदयालय में। ग्लोबल हेल्थ में मेरा सेंस इसलिए लगाने का क्योंकि वो काफ़ी फ़ास्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है। उनका भी जैसे रांची में उन्होंने एक नया हॉस्पिटल खोला है 200 प्लस बेडेड, वो अभी अक्टूबर से मतलब शुरू हो जाएगा। फिर वो एक नया हॉस्पिटल नोएडा में खोल रहे हैं। फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज़ करना है उनको, लखनऊ में नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज़ करना है। तो ऐसे करके वो काफ़ी फ़ास्ट फ़ास्ट ग्रो मतलब कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। सेम टाइम पे नारायणा हृदयालय क्या है, वो बहुत एसेट लाइट मॉडल है। वो वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स को लीज़ पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं। वो गवर्नमेंट एनजीओज़ या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके एफिशिएंट अपना मेडिकल इक्विपमेंट अपने सेटअप करते हैं खरीद के, और ज़मीन किसी और की होती है, तो वो एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं। तो उनका बिज़नेस मॉडल काफ़ी एफिशिएंट है। मतलब वॉलमार्ट लाइक बिज़नेस मॉडल है। वॉलमार्ट या डीमार्ट लाइक बिज़नेस मॉडल उसको आप कह सकते हो। तो एक तरफ नारायण हृदयालय का बिज़नेस मॉडल बहुत एफिशिएंट है, बट इनको क्या एक्सपेंशन में थोड़ी-सी दिक्कत आती है, क्योंकि ये खुद से एक्सपेंड नहीं करते। ये क्या है, गवर्नमेंट्स का इनका सपोर्ट लेके एक्सपेंड करते हैं, और दूसरे का हॉस्पिटल्स को ये लीज़ पे लेके या जगह को लीज़ पे लेके या वैसे करके ये सेटअप करते हैं, तो इनको थोड़ा एक्सपेंशन में टाइम लगता है। सेम टाइम पे मेदांता क्या है, वो खुद क ज़मीन-वमीन खरीद के सब कुछ अपना सेटअप करता है। तो मैं क्या है, दोनों में मैंने 50-50% लगभग पैसा लगा रखा है अपना, जो मेरा हेल्थ केयर सेक्टर का एलोकेशन है उसमें, और दोनों को ही मैं देख रहा हूँ। मेदांता का वैल्यूएशन काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, थोड़े दिनों पहले 40 के पीई पे था, अभी 60-70 के पीई पे है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। सेम टाइम पे नारायणा हृदयालय लगभग 44 के पीई पे है। तो दोस्तों आप कोई भी हॉस्पिटल में पैसा लगा सकते हो और अगले 5-6 साल तक आप शांति से बैठ सकते हो, क्योंकि इस सेक्टर में स्लो डाउन नहीं आएगा। ये सेक्टर इटसेल्फ अच्छा ग्रो करेगा और नॉन सिग्निकल सेक्टर है, तो इसको थोड़ी-सी वैल्यू पी रेशियो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पे करना ही पड़ेगा बाकी अदर सेक्टर्स के मुकाबले। और यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी, रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है। आप दो अगले 2-3 साल की मतलब जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि 15% प्लस ग्रोथ आप ईज़िली मेदांता पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम टाइम पे आप 12+% ग्रोथ और 14+% ग्रोथ आप नारायण हृदयालय से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि अगले साल ये बिल्कुल नेगेटिव में चला जाएगा। और हेल्थ केयर नीड्स दोस्तों डे डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों में पैसा लगा रखा है। और
अगर आपको मैं एक-एक रेशियोज़ बताऊँगा तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरे पास वो मतलब आपको शो करने का या तो मेरे को ऐसे पेपर पे देखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सारी रेशियोज़ डिस्कस नहीं करना। अदरवाइज़ हॉस्पिटल को एनालाइज़ करने के लिए आपको 5-6 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे इनका एबिटा मार्जिन कितना है, तो एबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा 25+ % मैक्स का है, फिर आपका 22+ % है मेदांता का, नारायणा हृदयालय का भी लगभग इतना ही है, 22+ % है। फिर इनका देखा आपको देखना पड़ता है नेट मार्जिन कितना है। तीसरी चीज़ आपको एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड कितना है, फिर ऑक्यूपेंसी रेट इनका कितना है, मैक्स की ऑक्यूपेंसी रेट 75+% है, मेदांता की 65+% है, नारायण हृदयालय की भी 60+% है। तो आप ऐसे और भी बहुत सारी मैट्रिक होती हैं, जैसे आपका एवरेज रेवेन्यू पर बेड, पर ऑक्यूपाइड बेड कितना है, या फिर आप क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट कितना है। तो ये काफ़ी सारी रेशियोज़ होती है जिनके बिहाफ़ पे आप हॉस्पिटल को एनालाइज़ कर सकते हो। मैंने सबका कंपैरिज़न करके देखा है तो लगभग सबकी सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि किसी की बहुत है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी की बहुत ज़्यादा खराब है। लगभग सबकी सिमिलर है और जिसकी थोड़ी कम है वो भी तो इम्प्रूव करेगा ना दोस्तों। तभी तो तभी तो उसको तभी तो मज़ा आएगा आगे चल के। तो मेदांता जैसे अपने को इम्प्रूव कर रहा है और मैक्स के क्लोज़ेस्ट लाने की कोशिश में है, तो ऐसे करके है। तो इसलिए मैक्स का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं मैक्स की तरफ गया ही नहीं। मैंने सिर्फ़ ग्लोबल मेदांता लिया और मेदांता तो मैंने काफ़ी आईपीओ के टाइम से ले रखा है। नारायण हृदयालय भी मैंने 6 मंथ पहले खरीदा है। नारायण हृदयालय में अभी थोड़ी करेक्शन भी आई है, आप और करेक्शन का वेट कर सकते हो और उसके बाद आप अपना पैसा लगा सकते हो। थोड़ा-थोड़ा एलोकेशन करना है आपको मंथली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि आप एक टाइम पे लगा दो। और दोस्तों आराम बहुत अच्छा सेक्टर है, 4-5 साल की प्रेडिक्टेबिलिटी है, ग्रोथ है और आराम से 4-5 साल में आप अच्छी कंपाउंडिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इतना ही था, अगर आपको इस पे कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं आपको उसको क्लैरिफ़ाई कर दूँगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पूछनी है पर्टिकुलर तो मैं आपको वो भी रिसर्च करके बता सकता हूँ।